The shadow of a tower when the angle of elevation of the sun is 45 degrees is found to be 10 meters longer than when the angle of elevation is 60 degrees. We have to find the height of the tower and अगर रूट 3 की वैल्यू चाहिए होगी तो हम 1.732 यूज़ करेंगे। तो पहले मैं टावर आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है, ये टावर को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है जो कि ग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर टावर यहाँ है तो टावर का शैडो इस ग्राउंड पर कहीं होगा। ओके, हो सकता है ये हो शैडो की लेंथ, हो सकता है ये शैडो की लेंथ हो सकता है इससे भी ज़्यादा शैडो की लेंथ हो। वो डिपेंड करता है एंगल ऑफ एलिवेशन पर। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा होगा तो शैडो छोटा होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा तो शैडो बड़ा होगा। इस बात को याद रखिएगा। तो बोला गया है व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज़ 45 डिग्रीज इज़ फाउंड टू बी 10 मीटर्स लॉन्गर दैन व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज़ 60 डिग्रीज। तो पहले मैं एंगल ऑफ एलिवेशन 45 दिखाता हूँ और उसके बाद मैं एंगल ऑफ एलिवेशन 60 दिखाता हूँ। तो ये जो मैं एंगल ऑफ एलिवेशन दिखा रहा हूँ ये 45 डिग्रीज़ है। ओके, मतलब इस पॉइंट पर खड़े होकर आप टावर के टॉप को देखो और यहाँ से हॉरिजॉन्टल देखो, इनके बीच जो एंगल बन रहा है ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। ओके, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जब 45 है तो बोला गया है कि शैडो की लेंथ 10 मीटर लॉन्गर रहती है, 10 मीटर लंबी रहती है। ओके, किससे कंपेयर किया गया है? जब एलिवेशन 60 डिग्रीज था। तो जब एंगल 60 होगा, जब एलिवेशन 60 होगा तो शैडो की लेंथ कम होगी, तो शैडो कहीं इस जगह बन रहा होगा, कहीं इस जगह बन रहा होगा। तो जब शैडो इस जगह बनता है, मतलब ये रहती है शैडो की लेंथ, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा होता है 60 डिग्रीज़। एक बार फिर समझ लें कि जब एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा होगा तो शैडो की लेंथ कम होगी, अगर एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो गया तो शैडो की लेंथ बढ़ जाएगी। ओके, आई होप ये क्लियर है। इस पूरे डायग्राम को देख लीजिए। ये जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये टावर की लेंथ है, ये टावर का बॉटम है, ये टावर का टॉप है, और ये शैडो है। ए पॉइंट और सी पॉइंट में ले लेता हूँ। ए बी शैडो है टावर का जब एंगल 60 डिग्री था, और बी सी टावर शैडो की लेंथ है जब एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। क्वेश्चन में बोला गया है कि जब 45 डिग्री एलिवेशन रहता है तो शैडो की लेंथ 10 मीटर लॉन्गर रहती है। पहले शैडो की लेंथ इतनी थी, बी ए थी, और अभी क्या है, थोड़ी सी बढ़ चुकी है। जो बढ़ा हुआ पार्ट है वो है ए सी, और इसको ये बोल रहे हैं कि ये है 10 मीटर्स, ये है 10 मीटर्स। प्लीज़ समझने की कोशिश करें। शैडो की पहले लेंथ बी ए थी, अभी लेंथ हो चुकी है बी सी, तो इसमें जो इंक्रीज़ है वो 10 मीटर्स का है, ये यहाँ मेंशन किया गया है। आई होप ये क्लियर है। अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। इफ़ इट इज़ नॉट क्लियर यू कैन राइट योर कन्फ्यूजन इन द कॉमेंट सेक्शन। तो हमें बताना है कि इस टावर की हाइट क्या होगी। तो चलिए इस टावर की हाइट को हम h मान लेते हैं, और ये डिस्टेंस जो ए बी हमें नहीं मालूम है इसको हम x मान लेते हैं। ओके, शुरू करते हैं। तो हम इसको ट्रिग्नोमेट्री से करने वाले हैं। हमें राइट एंगल ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ कर सकें। तो फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल जो मुझे दिख रहा है वो है टी बी ए। टी बी ए एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि टावर और शैडो आई मीन ग्राउंड के बीच में हमेशा 90 डिग्री एंगल बनता है, क्योंकि टावर को हम अज्यूम करते हैं कि ये परपेंडिकुलर ही होगा, ये हमेशा वर्टिकल ही होगा। ओके, तो मैं ट्रायंगल टी बी ए में आता हूँ। इन ट्रायंगल टी बी ए मैं यूज़ करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो आप देखो इस एंगल के ऑपोजिट जो चीज़ है ना, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, और 90 के ऑपोजिट जो है वो हाइपोटेन्यूज है, और ये रहा बेस। तो देखो बेस के बारे में कुछ तो गिवन है, मतलब दूसरे बेस में इतनी लेंथ गिवन है 10 मीटर्स। तो इससे आइडिया हो रहा है कि हमें बेस यूज़ करना चाहिए, हाइपोटेन्यूज नहीं यूज़ करना चाहिए। तो मुझे बेस यूज़ करना है एंड परपेंडिकुलर आई मीन हाइट फाइंड करनी है। तो मुझे ऐसा रेशियो चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में जिसमें बेस और परपेंडिकुलर आता है। तो बेस और परपेंडिकुलर टैन में भी आता है, कॉट में भी आता है। तो अभी आप इस ट्रिग्नोमेट्री में इस ट्रायंगल में टैन भी यूज़ कर सकते हैं और कॉट भी यूज़ कर सकते हैं। मैं टैन यूज़ कर रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए कि टैन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है, ये याद होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। टैन थीटा इस ट्रायंगल में 60 डिग्री है, और परपेंडिकुलर थीटा के सामने मतलब ये एच है, हाइट है, एंड बेस हमें मालूम नहीं है, हमने इसको एक्स मान लिया है। ओके, आई होप ये क्लियर है। अब टैन 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। आई होप टेबल आपको लर्न है। अगर टेबल नहीं लर्न है तो मैंने टेबल की जो ट्रिक है वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप उसे देख सकते हैं। टैन 60 की वैल्यू √3 है, टैन 60 की वैल्यू √3 है, इज इक्वल्स टू h अपॉन x। अगर मुझे यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप देखो √3x की वैल्यू h हो जाएगी, एंड x विल बिकम h ओवर √3।
ये तो हो गई फर्स्ट ये तो हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं सेकंड इक्वेशन फॉर्म करूँगा दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से। तो आप देखो इस ट्रायंगल में इस पूरे फिगर में एक और राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा और वो है टी बी सी। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि टी बी और बी सी के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री है। सो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्री और यहाँ से कोई इक्वेशन मिलेगी एंड देन वी विल कम टू नो अबाउट द हाइट। सो इन ट्रायंगल टी बी सी वी आर गोइंग टू यूज़ ट्रिग्नोमेट्री। इन ट्रायंगल टी बी सी हम यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे रेशियोज़ हैं, 6 रेशियोज़ आर देयर, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। तो देखते हैं हमें कौन सा रेशियो यूज़ करना पड़ेगा। इस एंगल के ठीक सामने पूरे ट्रायंगल को देखिएगा। ओके अभी ए बी को और इस हाइपोटेन्यूज को ज़रा इग्नोर करिएगा, 60 डिग्री को इग्नोर करिएगा, सिर्फ ये राइट एंगल ट्रायंगल देखो। इस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल के ऑपोजिट जो ये परपेंडिकुलर है, ये टावर की हाइट है, हमने इसको एच अज्यूम किया है और ये जो बेस है ये है x+10 क्योंकि बेस का कुछ पार्ट x है और कुछ पार्ट 10 है तो पूरा बेस x+10 है। तो आप देखो हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करनी है और बेस की कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो हमें ऐसा रेशियो यूज़ करना है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता हो। साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है, कॉस की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है, टैन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों टैन में आते हैं, कॉट में भी आते हैं, लेकिन हम टैन यूज़ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर टैन यूज़ कर लेता हूँ। टैन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है, आई होप मालूम होगा आपको। जिस ट्रायंगल में अभी आप हैं वहाँ थीटा की वैल्यू 45 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू h है और बेस की वैल्यू x+10 है, x+10 ये पूरा बेस x+10 है। तो मैं परपेंडिकुलर की जगह h लिख लेता हूँ और यहाँ पर x+10 लिख लेता हूँ। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, टेबल से आपको पता चल जाएगा। h हमें फाइंड करना है, अभी वैल्यू नहीं मालूम है, x+10 x की वैल्यू नहीं मालूम है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x+10 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो हमें मिलेगा x+10 इज इक्वल्स टू h। अब अगर हाइट फाइंड करनी है तो x को हम यहाँ से हटाते हैं, x की वैल्यू आपको फर्स्ट इक्वेशन से मिल जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन में देखें x की वैल्यू है h/√3, तो x को हटाकर लिखते हैं h/√3 प्लस 10 इज इक्वल्स टू h। अब दोनों h वाले टर्म्स को हम एक तरफ करते हैं ताकि हम h की वैल्यू निकाल सकें, h माइनस h/√3। वैसे तो ये प्लस h/√3 था लेकिन राइट साइड में जाकर माइनस बन जाता है। अब आप देखें h यहाँ भी है, h यहाँ भी है, आप h कॉमन ले सकते हो या आप कंफ्यूज हो तो आप एलसीएम पहले ले सकते हो। √3 आपने एलसीएम ले लिया, अब ये हो जाएगा √3 इंटू h माइनस h। अभी तो क्लियर है ना, अब तो कॉमन दिख रहा है ना कि यहाँ भी h और यहाँ भी h है, कॉमन ले सकते हैं h। तो अभी आप कॉमन ले लो h, तो h कॉमन ले लोगे तो बचेगा √3 माइनस 1/√3। अब हमें हाइट की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस पूरे पार्ट को हम भेज देते हैं लेफ़्ट साइड में, तो ये हो जाएगा 10। ये √3 जो डिनोमिनेटर है लेफ़्ट साइड में आकर बनेगा न्यूमरेटर और √3 माइनस 1 जो कि न्यूमरेटर है यहाँ पर आकर बनेगा √3 माइनस 1 डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू h। इस √3 और इस √3 को कैंसिल मत करिएगा क्योंकि ये √3 जो है ना वो 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। अगर कोई नंबर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होता है किसी नंबर के साथ तो उस टाइम पर वो कैंसिल नहीं हो सकता है, तो यू कैन नॉट कैंसिल दिस √3। तो इस वजह से हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तो वैसे तो हाइट निकल चुकी है ये, लेकिन ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है, इसको सिंप्लीफाई करने के बारे में हमको सोचना है। जब आप क्लास 9th में थे तो वहाँ पर आपको सिखाया गया है कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसे करते हैं। ओके, आपने फर्स्ट चैप्टर में नंबर सिस्टम में सीखा होगा कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसे करते हैं। तो ये जो डिनोमिनेटर है ना ये इरैशनल है, अभी इसको रैशनलाइज करने के लिए हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। आई मीन ये √3 माइनस 1 है तो आप √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में और इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो जाएगा। जब तक डिनोमिनेटर रैशनलाइज नहीं होगा तब तक ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रहेगा और सॉल्व करना मुश्किल होगा। सो मैं लिखता हूँ 10√3 एंड डिनोमिनेटर में लिखता हूँ √3 माइनस 1। हाँ जी, मैं इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आई मीन √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अगर मुझे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दिस इज़ द रूल, बिकॉज अगर आप सिर्फ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे तो फ्रैक्शन चेंज हो जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये 10√3 को मल्टीप्लाई करेगा तो आपको 30 मिलेगा एंड 10√3 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो आपको 10√3 मिलेगा।
शायद आप कंफ्यूज हुए होंगे कि मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मुझे 30 कैसे मिला। तो आप देख लो इसकी डिटेल। 10√3 को मैंने √3 से मल्टीप्लाई किया तो 10 मैंने कॉपी कर लिया। √3 को अगर √3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 मिलेगा। आई होप ये जानते होंगे आप। एंड 10 3 टाइम्स 30, तो इस तरह से मुझे 30 मिला था। आई होप ये क्लियर है। अब मैं डिनोमिनेटर की तरफ आता हूँ। डिनोमिनेटर में आप देखो, मुझे √3 - 1 को √3 + 1 से मल्टीप्लाई करना है। यह है √3 - 1 और यह है √3 + 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ध्यान से देखो, ये एक आइडेंटिटी की तरह दिख रहा है। आपने ये आइडेंटिटी याद की होगी कि a - b मल्टीप्लाइड बाय a + b होता है a² - b²। ओके, आप इसे याद कर लो अगर नहीं याद है। ये जो आइडेंटिटी है आप इसे याद कर लो अगर याद नहीं है तो। सो आप देखो, ये कुछ a - b की तरह दिख रहा है और ये कुछ a + b की तरह दिख रहा है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a² - b² आ जाएगा। a² मतलब √3 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस b² मतलब 1 का स्क्वायर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। h = 30 + 10√3। आप कॉमन भी ले सकते हो। 30 + 10√3 में ये 10 कॉमन है, 10 कॉमन है तो बचेगा यहाँ पर √3 प्लस सॉरी, मैंने अगर 10 कॉमन लिया है तो 3 + √3 बचेगा। 3 + √3। ओके, नीचे √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अगर √3 का स्क्वायर 3 कैसे बना ये समझना है तो आप देख लो। √3 स्क्वायर का मतलब होता है कि आप √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो √3 × √3 3 हो जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर 3 के 2 पेयर्स बन चुके हैं। आई होप ये भी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। h = 10 3 + √3 डिवाइडेड बाय 2। 3 - 1 2 होता है। ये 2 और 10 कैंसिल हो जाएंगे। ओके, थोड़ी देर पहले मैंने कुछ बताया था कि वो कैंसिल नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ कैंसिल मैं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इस बार 10 इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहा है, इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहा है। इस बार 10 इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो अगर 10 मल्टीप्लिकेशन में है इस पूरी वैल्यू के साथ तो रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो 2 1 टाइम्स, 2 5 टाइम्स। आगे बढ़ते हैं। आई होप जितनी भी चीज़ें अभी तक हुई हैं ये सब क्लियर है आपको। अब आप देखो कि हाइट फाइंड करने के लिए आप 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 मिलेगा, 15। एंड 5 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5√3 मिलेगा। ये है हाइट। ओके, कभी कभी हो सकता है कि आपको जो क्वेश्चन दिया जाए वो MCQ हो और उन 4 ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन ये भी हो, तो याद रखिए कभी कभी ऐसा भी आंसर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको बोला है कि √3 की वैल्यू 1.732 यूज़ कर लें हम। इसका मतलब आंसर हमें डेसिमल में चाहिए। तो 15 + 5 मल्टीप्लाइड बाय √3 को मैं लिखूँगा 1.732। h = 15 प्लस अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा 8.66 और 15 + 8 हो जाएगा 23.66 मीटर्स। तो ये है टावर की हाइट। आई होप ये क्लियर है। इफ़ देर इज़ एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन, कंप्लेन, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।